जी क्लास सब लोग आ गए हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि कभी आप लोगों ने वर्ड रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन कभी सुना है कि सिलेक्शन क्या होती है या रिक्रूटमेंट क्या होती है? कभी आप लोगों ने कभी किसी जगह पे सुना हो स्पेसिफिकली कि ये सिलेक्शन है या ये रिक्रूटमेंट है? हाँ जी, कहाँ सुना है आप मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो आप अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं ना मुझे कि आप लोगों ने किधर सुना था और क्या था वो सारा प्रोसीजर। सिलेक्शन क्या है और रिक्रूटमेंट क्या है, दोनों बताएं। जिस जिसने भी सुना है वो बताएं, अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करें मुझे। किसी ने भी नहीं सुना सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट क्या होती है? इसका मतलब कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा? तुम सब लोगों की फिर मैं एब्सेंट मार्क कर देती हूँ। कोई भी नहीं बताना चाह रहा कि सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट क्या होती है? ओके फाइन। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग द बेस्ट क्वालिफाइड। ये याद रखना कि फाइनल ईयर तुम लोगों की आज सबकी जो है वो एब्सेंट मार्क होगी, जो तुम लोगों का ये एटीट्यूड है। समझ आ रही है ना मेरी बात? The process of finding and hiring the best qualified candidates from within or outside of an organization for a job opening in a timely and cost effective manner. The recruitment process includes analyzing the recruitments of the job, attracting employee to that job. ठीक है, अब रिक्रूटमेंट ये होती है कि मतलब हम अपने बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होते हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से हम उनको पिक कर लेते हैं। ठीक है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। जब आप लोगों का जॉब पूल आता है, जब आप लोगों की जॉब ओपनिंग आती है। लेकिन वो कहता है कि इन टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, टाइमली होता है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होता है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूड एनालाइजिंग द रिक्रूटमेंट्स ऑफ द जॉब, अट्रैक्टिंग एम्प्लॉय टू दैट जॉब। और इसका मकसद क्या होता है कि एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना। जबकि मीन वाइल सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड एवेल्युएटिंग द कैंडिडेट्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब के लिए हम कैंडिडेट्स को जो है वो करते हैं। और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया, जिनका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। एम्प्लॉयज सिलेक्शन कैन रेंज फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, और सिलेक्शन का ये प्रोसेस जो होता है वो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फर्म, हायरिंग एंड द पोजीशन। ठीक है, डिपेंड करता है ऑन दी कि जो भी फर्म जो है वो जो भी हायर कर रही है कैंडिडेट्स को, पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से ये सिलेक्ट कर रही है लोगों को, ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो उस पर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारी इसके सिलेक्शन का भी पता चल गया, रिक्रूटमेंट का भी आपको पता चल गया। ऑब्जेक्टिव्स में ये है आपके पास कि आप अंडरस्टैंड करते हो, डिफरेंशिएट करते हो चीज़ों को।
आइडेंटिफाई द ड्यूअल गोल्स ऑफ द रिक्रूटिंग। ठीक है, आप ड्यूअल गोल देखते हो रिक्रूटमेंट के इसके अंदर। कॉम्प्रीहेंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज इंडिविजुअल परस्पेक्टिव। जब आप लोग मार्केट में निकलोगे इंशाल्लाह सून आफ्टर BSc तो आप लोगों की भी सिलेक्शन होगी, रिक्रूटमेंट होगी आप लोगों की। ठीक है, पूल ऑफ इंटरनीज होगा, पूल ऑफ कैंडिडेट्स होगा, जिसमें से वो आपको पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, योर इंटेलेक्चुअल लेवल, कि वो आपको किस वार्ड के लिए, किस यूनिट के लिए जो है वो एज अ जॉबियन या एज एम्प्लॉय आपको हायर करते हैं वो। ठीक है, एक्सप्लेन द मेजर रिक्रूटमेंट मेथड्स एंड एनालाइज देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आप लोग रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हो। आइडेंटिफाई द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हम बहुत सुनते हैं सिलेक्शन, लेकिन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिजाइन एंड एडमिनिस्टर एन इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस। और एक इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये एक फ्लो चार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आपने फ्लो चार्ट जरूर ड्रा करना है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। और एक ये आपका कह लें कैप्टिवेटिंग होता है और हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, HR प्लानिंग। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में ये है कि शालामार नर्सिंग कॉलेज बनाया गया। ठीक है, शालामार नर्सिंग कॉलेज जो है वो नर्सेज जनरेट करेगा, ये है SNC का बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, क्वालिफाइड लोगों को इकट्ठा करना। ठीक है, BSN होल्डर्स, MPhil PhD होल्डर्स लोगों को इकट्ठा करना एक प्लेटफॉर्म के नीचे। ये किसका काम है, ये आपके HR डिपार्टमेंट का काम होता है। HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, यानी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। HR में हम अपनी CV जमा करवाते हैं। ठीक है, हम लोग फिर जॉब एनालिसिस करते हैं कि जॉब किस तरह की होगी। दो चीजें होती हैं, एक होती है GD और एक होता है JS। GD स्टैंड्स फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, JS स्टैंड्स फॉर जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, JD में मुझे पता है कि मैंने फाइनल ईयर को लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ानी है, सेकेंड ईयर को मैंने हेल्थ असेसमेंट पढ़ानी है, ठीक है, रिसर्च पढ़ानी है। ठीक है, मतलब दीज आर माई JDs। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेज तक महदूद रहते हुए ये मेरी लाइबिलिटीज हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को मैंने जो है वो गाइड करना है, टीच करना है। दीज आर माई जॉब स्पेसिफिकेशन। आई एम नॉट लाइबल, आई एम नॉट, यू कैन से कि मैं उस डोमेन में नहीं आती कि मैं एलेडियंस को भी पढ़ाऊँ, ठीक है, या किसी और कैडर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी JDs का पार्ट ही सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ग्रेजुएट्स को टीच करना है। आफ्टर दैट JD और JS देखने के बाद मेरी रिक्रूटमेंट हो जाती है, एंड फाइनली आई एम योर टीचर and teaching you a leadership and management. So this is all human resource management. ठीक है, HR मैनेजमेंट, इसके अंदर मास्टर्स होता है, इसके अंदर MPhil होता है, एंड इसके अंदर PhDs होती हैं। इज अ बिग सब्जेक्ट। ठीक है, तो वाइल सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि होता क्या है। जब तक किसी चीज़ की कोई बेस नहीं होगी ना, आप लोगों को बिल्डिंग खड़ा करने का कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ कैसे आ गई SNC में, डू यू थिंक? भाई पीछे कोई बिजनेस है ना, पीछे नर्सिंग कॉलेज चलाना है, SNC को नीड है, ठीक है, इस किस्म के टीचर्स की जो SNC में बच्चों को, ग्रेजुएट्स को गाइड कर सके। तो अगर शालामार हॉस्पिटल को ज़रूरत ही नहीं है कि वो नर्सेस प्रोड्यूस करे, तो मैं कहाँ से आऊँगी? मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे फंडामेंटल्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर अली हमजा नहीं चाहता कि वो BSN करे, तो वो FSC भी शायद ना करे, या हो सकता है वो FSC कर ले लेकिन BSN ना करे। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल्स खड़ा करना जरूरी है। BSN के बाद वो सोचेगा कि मैंने MSN करना है, मैंने MPhil करना है, मैंने क्या करना है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स आर नेसेसरी। ठीक है, पहले आपके पास आउटकम होना जरूरी है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक अलग स्टेप है, सिलेक्शन एक अलग स्टेप है जब आप जॉब लेने जाते हो। ठीक है, बाज लोग सिलेक्शन पे रह जाते हैं, बाज लोग रिक्रूटमेंट पे ही रह जाते हैं। रिक्रूटमेंट ये होता है, मिसाल के तौर पे 5,000 लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई एक खास जॉब के लिए। ठीक है, तो उन 5,000 में से हो सकता है
के 4,000 दरखास्तें रिजेक्ट कर दी जाए और 1,000 रख ली जाए। अब वो जो 1,000 दरखास्तें रखी गई हैं, 1,000 एप्लीकेशंस जो एक्नॉलेज की गई हैं, सिर्फ एप्लीकेशन की मैं बात कर रही हूँ। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पॉइंट फाइनल ईयर, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल। ओके, वो जो 4,000 में से 5,000 में से जो 1,000 दरख्वास्त रखी गई है और 4,000 निकाल दी गई है, दैट इज अ रिक्रूटमेंट ओनली। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आई है फिलॉसफी रिक्रूटमेंट की? ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, अब उस 4,000 में से फर्दर आगे, आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर क्वालिफिकेशन, आफ्टर एग्रीगेट जनरेशन, जिनको मैं सिलेक्ट करूंगी, दैट इज अ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज अनदर स्टेप, सिलेक्शन इज अनदर स्टेप। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग ए पोटेंशियल कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब 5,000 दरखास्त जमा करवाई गई, ठीक है, नर्स मैनेजर के लिए। ठीक है, अब 5,000 नर्स मैनेजर के लिए जमा करवा दी गई। अब हो सकता है कि 4,000 जो मैंने वापस भेजी है वो इस पेज पे भेजी हो कि वो पीछे से बीकॉम वाले, बीएससी जोलॉजी वाले, बीएससी जॉटनी वाले भी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, करते हैं लोग, लेकिन मैंने उनको वापस इसलिए भेजा कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स ही नहीं थे। उनमें ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो पेशेंट को केयर दे सके। उन्हें क्या पता नर्सिंग साइंसेस क्या होती है, उन्हें क्या पता बैचलर्स इन नर्सिंग साइंसेस क्या होता है, बीएससी नर्सिंग क्या होती है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। तो वो 4,000 एप्लीकेशन मैंने इसलिए भी वापस भेजी है कि इरेलीवेंट लोगों ने भी दरख्वास्तें जमा करवाई हुई। दैट इज अ रिक्रूटमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखें, दो पॉइंट है। रिक्रूटमेंट के गोल दो तरह के हैं। नंबर वन, अट्रैक्ट द क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट में ये होता है कि एक तो ये कि मैंने बीएससी जेनेरिक क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को लेना है जो क्वालिफाइड हो। ठीक है। नंबर टू, इनकरेज द अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू सेल्फ सिलेक्ट देम सेल्फ आउट। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जिन्होंने बीएस उसमें भी अप्लाई किया हुआ है, उसमें भी किया हुआ है और वो अनक्वालिफाइड है, एक जॉब के लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है, ठीक है, उनको भी ये रियलाइज करवाना, उनको भी ये इनकरेज करना कि यू आर नॉट सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब बिकॉज योर जेडी एंड जेएस आर डिफरेंट फ्रॉम दिस जॉब। अच्छा, रिक्रूटमेंट इज अ टू वे स्ट्रीट। रिक्रूटमेंट टू वे स्ट्रीट होती है। कैसे? अब देखें, दरमियान में रिक्रूटमेंट है, राइट साइड पे है ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर अ क्वालिफाइड एप्लीकेंट, दूसरी तरफ है एप्लीकेंट्स आर लुकिंग फॉर ए पोटेंशियल एम्प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। टू वे से मुराद ये है कि हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि हमने एफएससी तो की है, हमने जोलॉजी भी पढ़ी है, हमने बॉटनी भी पढ़ी है, हमने कुछ हेल्थ रिलेटेड चीजें भी पढ़ी है, माइट भी हमें कहीं एडजस्टमेंट मिल जाए। ठीक है, हो सकता है जैसे अब जैसे नर्सिंग पहले इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है, जो लोग मैट्रिक साइंस के साथ भी करके आते थे वो भी, उनको भी नर्सिंग केयर देने के लिए पेशेंट को कर दिया जाता था। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय एम्प्लेसमेंट जो होती है, वो पोटेंशियल जो देखा जाता है वो स्पेसिफिकली या तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं जिनके पास फंड्स नहीं होते, या फिर वो लोग करते हैं कि जो जिनको लगता है जैसे कोई जानने वाला है कि मतलब इसने कोई नर्सिंग का छोटा मोटा डिप्लोमा भी किया है, चलो बीएस माइक्रोबायोलॉजी है तो इसको हम ये यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही प्राइवेट सेटअप के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ है कैंडिडेट्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वैकेंट है न्यू पोजीशन अकर्स, उसने नर्सिंग टीम लीडर के लिए एक नई पोजीशन अनाउंस कर दी कि हम 75,000 ऑफर करेंगे। ठीक है, और ये पोजीशन एम्प्टी है।
हेलो। हेलो। इसका वो दूसरा माइक चेंज कर दे, मेरा ख्याल से माइक का इशू ना हो। अच्छा। मेरा इसका जो माइक है ना फ्रंट से, क्लास में मुझे सुन सकता है। नो ऑडियो ये मैसेज आ रहे हैं मेरे ख्याल से तो। अच्छा। हेलो। कैन यू हियर मी क्लास? माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? बच्चे भी बेचारे मुझे लगता है अब तंग आ गए हैं। तो ये पता नहीं आए दिन ये इंटरनेट क्लासेस कब खत्म होंगी, मुसीबत। ओके, थैंक्स गॉड मैसेज आ गया भाई, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, मैं बता रही थी आप लोगों को कि हम लोग एवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट को वाया सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब शालामार ने एक नई टीम लीडर की जॉब दी। टीम लीडर की जॉब के बाद हमने जनरेट किया पूल ऑफ कैंडिडेट वाया इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड। ठीक है, हमने इंटरनली रिक्रूटमेंट की और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। इंटरनल रिक्रूटमेंट ये होती है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि पूरी फाइनल ईयर को आप ले लें। मुझे वो कहते हैं कि जी आप लीडरशिप और मैनेजमेंट पढ़ाती हैं, तो मिस आप बताएं कि क्या इनके अंदर ये लीडिंग कैपेसिटीज हैं। मैं अगर उनको कह दूं कि हाँ जी, कि दीज कैंडिडेट्स आर कैपेबल, तो इंटरनली वो आपकी पूरी क्लास को उठा लेंगे। ठीक है। एक्सटर्नली ठीक है, उन्होंने अखबार में अनाउंस किया है। ठीक है, तो एक्सटर्नली जो भी आ जाए, लेकिन उनकी प्रेफरेंस जो होगी वो क्या होगी कि हम अपने इदारे के बच्चों को ओब्लाइज करें, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ओब्लाइज करें। ठीक है। एवेल्युएट कैंडिडेट्स वाया सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम एक्सटर्नली भी आगे इंटरनली भी आगे, फिर हमने सिलेक्ट करना है। फिर हमने सिलेक्शन की उन कैंडिडेट्स की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके बाद आ जाता है इम्प्रेस कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड मेक ऑफर। उसके बाद हमने इम्प्रेस किया कैंडिडेट्स को अपनी फैसिलिटीज बता के कि शालामार जो है वो आपको इतनी सैलरी देगा, ये इंसेंटिव देगा, ये बोनस देगा, ये मेडिकल देगा। ठीक है, तो आपने अगर तो आप लोगों को अच्छा लगा, सूट किया या कैंडिडेट्स को सूट किया, तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अदरवाइज निगोशिएबल होती हैं चीज़ें कि मतलब मैं इससे ज़्यादा पे करना चाहता हूँ, मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है, ये है वो है। दीज आर ऑल निगोशिएबल। ये तो था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे चीज़ें थी। आगे है कि कैंडिडेट के एंड पे क्या चीज़ें होती हैं। कैंडिडेट जो होता है उसने वो पर्टिकुलर एजुकेशन होती है उसके पास, और उसने उस ऑक्यूपेशन को चूज़ किया होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिशाइल हैं, तो मिशाइल जो है वो क्या है, उसने बीएसएन किया हुआ है, उसने नर्सिंग प्रोफेशन को चूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद उसने उससे रेलिवेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस गेन किया है। ठीक है, फिर उसने वेट किया है कि कब इस किस्म की जॉब ओपनिंग आती है, फिर उसने अब जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, फिर उसने कंपनी को इम्प्रेस किया है ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। कंपनी ने उसको लैदा प्रेस किया है अपने इंसेंटिव बोनस और ये सारी चीज़ें दिखा के। फिर उसने कंपनी को भी इम्प्रेस करना है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग निगोशिएशन, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने नॉलेज से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ग्रूमिंग से। ठीक है, एंड देन एवेल्युएट जॉब्स एंड कंपनी। और फिर कैंडिडेट क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा जॉब और कंपनी को। अब ये मिशाइल की डिस्क्रिप्शन है कि वो उस जॉब को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, या वट एवर जो भी कैंडिडेट है उसको अगर वो चीज़ें वो उसकी जो भी डिस्क्रिप्शंस पे पूरा उतरती हैं, तो वो उनके साथ उसको प्रोविजन करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन के वो उसके साथ क्या करता है। आगे आ जाता है स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजन। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हमने रिक्रूटिंग डिसीजंस करने होते हैं। मतलब 4,000 एप्लीकेशन आ गई, 4,000 में से 1,000 मैंने किस बेस पे रखी है। चलो एक तो मैंने बता दिया कि रेलिवेंट क्वालिफिकेशन थी, बाकी सारे बीएस जोलॉजी वाले, बॉटनी वाले, बीएस माइक्रो वालों ने भी अप्लाई किया हुआ था नर्सिंग की जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है नर्सिंग एक हाईली हाई पेइंग प्रोफेशन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉर्टेज भी है, और इतनी जल्दी ग्रेजुएट्स को 50 प्लस सैलरी या 40 प्लस सैलरी किसी जगह पे भी ऑफर नहीं होती, और फौरी तौर पे मार्केट में जॉब भी अवेलेबल नहीं होती। सो इस लिहाज से बीएस नर्सिंग जो है वो काफ़ी एक ग्रोइंग प्रोफेशन है। सो अब रिक्रूटमेंट तो देखें हर जगह ही होनी है ना, बट अगर वो नर्सिंग है या कुछ और है,
तो स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजंस क्या है? एचआर प्लानिंग डिसीजंस है, ठीक है। मतलब एचआर बैठती है, उन 4,000 1,000 दरखास्त 4,000 में से अकेली मैं नहीं हूँ, अगर एचआर मैनेजर हूँ तो मैं जाके कहती हूँ कि हाँ जी ये हो गया। पूरी एक कमेटी बैठती है, एक पूरा प्लानिंग होती है, उस कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जज करते हैं कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन को, उसकी क्वालिफिकेशन को, फिर आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आई डोंट नो, मतलब जब आप लोग आए हैं बीएसएन में तो आई वाज नॉट हियर, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे पोस्ट आरएन के साथ रहा है। आई वाज द मेंबर ऑफ द इंटरव्यू कमेटी ऑफ पोस्ट आरएन 2020 बैच। तो उसमें ये था कि हम लोग सारे जब पैनल पे बैठे होते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल रॉली का है या शहर है, रॉली का या शहर नाम की हम फाइल निकालेंगे, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक पूल हम सेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैट्रिक में इतने परसेंट, एफएससी में इतने परसेंट, ठीक है, एंड बीएससी या पोस्ट आरएन में इतने परसेंट, और अच्छा ये एडिशनल डिप्लोमा भी लिया हुआ है, ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स में अगर कोई उसका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है, हाफिज कुरान है, लाइक इस तरह की जितनी भी मतलब पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम उसको वन 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 करके पॉइंट जो है वो एड ऑन करते जाते हैं। तो मतलब जब हम लोग इंटरव्यू के पैनल पे होते हैं तो हम लोग हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअली उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। क्यों काम कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें उस चीज़ के चार्जेस दिए जाते हैं, हमें उस चीज़ की कह लें कि आप सर्विसेज दी, हम सर्विसेज देते हैं तो हमें उसके बदले में पे मिल रही होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजन, एचआर प्लानिंग डिसीजन होगी, उसके बाद हाउ मेनी एम्प्लॉयज नीडेड, व्हेन नीडेड, ठीक है, केएसएस नीडेड, ठीक है, एंड स्पेशल क्वालिफिकेशन, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन, एक मिनट, आप इस तरह करें कि आप हाँ वो अलमारी में से निकाल के ले लें। हम्म, हाँ ठीक है, सही है। हाँ, हम्म, ओके। अच्छा, एचआर प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ मेनी एम्प्लॉय नीडेड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ हमें कैंडिडेट्स चाहिए। अब एक्सटर्नली भी आ रहे हैं, इंटरनली भी आ रहे हैं, कब कब चाहिए, ठीक है, 2020 के लिए चाहिए, 2019 के लिए चाहिए, ठीक है। ये आपका विंटर स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई रिजाइन करके जा रहा है, या स्प्रिंग जा रहा है, किस मतलब किस टाइम पे आपको सिलेक्शन की जरूरत है। के एस एज नीडेड, ठीक है। के एस एज बेसिकली एक ये निमोनिक है, एक्रोनिम है, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखें तो वेस्टर्न एशिया की जो ये है स्टेट है, सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये उसका भी निमोनिक है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर ये जो आपकी मैनेजमेंट साइंसेज है, इसके अंदर हम उसको नॉलेज नॉलेज एक्सपीरियंस्ड साइंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं। के फॉर नॉलेज, एच फॉर स्किल्स, एंड ए जो है वो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे एज ए नमोनिक यूज किया जाता है, नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन देखी जाती है, रेलिवेशन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग डिसीजन में अंदर आ जाता है वेयर टू रिक्रूट, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब आप उसको शालामार के अंदर रिक्रूट करना चाह रहे हैं या बाहर उधर किसी इदारे में उसको लगाना चाह रहे हैं। हु टू रिक्रूट, ठीक है, मतलब कौन रिक्रूट कर रहा है, एचआर मैनेजर कर रहा है, डायरेक्टर कर रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। स्टाफिंग ऑप्शंस, ठीक है, स्टाफिंग ऑप्शंस देखते हैं। नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, वो देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। आगे आ जाता है डिसीजंस ऑन रिक्रूटिंग, सोर्स या मेथड। अब सोर्स जो है वो या तो आपको पता है यूजुअली जितनी भी जॉब्स आती हैं वो एडवर्टाइज हो जाती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, और रिक्रूटिंग एक्टिविटी साथ ही स्टार्ट हो जाती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आ जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देती है। रिक्रूट डिसीजंस, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल क्या है?
कि मतलब आपने इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना, आपने जब रिक्रूटमेंट करनी है तो आपने फ्लेक्सिबल करनी है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट करनी है, ठीक है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में देखें, कहते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टेबल एंड शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 6 month ड्यूरेशन और लॉन्गर। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वो कहता है कि वो फुल टाइम भी हो सकती है और पार्ट टाइम भी हो सकती है, ठीक है। और आपने 6 month के लिए भी आप कर सकते हो और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है फुल टाइम, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम और पार्ट टाइम में वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए रेगुलर शेड्यूल ऑफ 375 आवर्स पर अ वीक। मतलब 375 आवर्स आपने काम करना है पूरे वीक के अंदर, ये आपका क्या है, रेगुलर है। और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ रेगुलर शेड्यूल ऑफ लेस देन 375 आवर्स पर वीक। पार्ट टाइम में आपने मतलब एक स्टैंडर्ड फुल टाइम का उसने 375 37.5 आवर्स बता दिए, और इसमें 37.5 आवर्स से लेस देन जो है वो पार्ट टाइम में आ जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए। उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। परफॉर्म स्पेसिफिक सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यूज्ड इन अ नंबर ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग बिल्डिंग मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशन। अब कुछ इस किस्म की भी आपकी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ इस किस्म की चीज़ें भी हैं कि जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो। जैसे दिहाड़ीदार जिसे कहते हैं, एक बिल्डिंग बन रही है तो कोई लेबर आ गई, इसी ईंटें उठाने वाला, सीमेंट उठाने वाला, ठीक है। या आप लोग एज ए नर्सिंग असिस्टेंट काम कर रहे हो, और नर्सिंग असिस्टेंट काम करते हुए आप एक शिफ्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी दे रहे हो, डेली वेजेस पे आपको जो है वो सैलरी मिल रही है। ओके, ये जो डेली वेजेस पे सैलरी आ जाती है आपकी, ये किसके अंदर आ जाती है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कहते हैं एन एम्प्लॉयर साइन एन एग्रीमेंट विद एन एम्प्लॉयड लीजिंग कंपनी, लीजिंग कंपनी के लिए। लीजिंग कंपनी होती है, बास कंपनीज जो होती हैं वो आपने लीज पे ली होती हैं। और लीज पे मतलब ये होता है कि आप उसकी खुद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हो, और आप उस टाइम पे आप लोग किसी इनवॉइस को या किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे को हायर नहीं कर सकते, रिक्रूट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी लॉस में जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेरी वर्कर्स। टेम्परेरी वर्कर्स कहते हैं दिस इज बेस्ड ऑन ट्राई बिफोर यू बाय, ठीक है। यानी कि पहले आप ट्राई करते हो, आप देखते हो, फिर आप बाय करते हो। यानी कि आप ये नहीं कि किसी नॉन एक्सपर्ट बंदे को हायर कर लो, ठीक है। उसके बाद आमिर ये फ्री हो गया ना, इसके पानी ला दो। Employers who use temporary employees can hire their own temporary staff or use agencies supplying temporary workers. Such firms supply workers on a rate per day or per week basis, ठीक है। उनको भी क्या होता है, टेम्पररी वर्कर होते हैं, नाम से जाहिर है जितने आवर्स वो काम करते हैं उनको उसका पे कर दिया जाता है, ठीक है। वो वीकली बेसिस पे भी हो सकता है और वो पर डे के लिहाज से भी हो सकता है। आगे आ जाता है सीजनल एम्प्लॉयज़। सीजनल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ है या समर सीजन स्टार्ट हुआ है, तो आप उतनी देर के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, ठीक है। क्रॉप हार्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग, जैसे सीजनल एम्प्लॉयज आर हायर्ड टू वर्क ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस बाय कंपनीज दैट नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्रिसमस आ गई है, क्रिसमस सीजन में या क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर जो है वो आपको ये हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि दूसरी साइड से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, उनकी कुछ अपने फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। इस सूरत में भी हमें कुछ सीजनल एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, या फिर और रीज़न होती है कि हमें बैकअप पे लोगों को रखना पड़ता है।
नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज अब देखें क्या क्या हो सकते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग फ्रेंड सर्कल से सुनते हैं कि यार यहाँ जॉब आई हुई है, यहाँ जॉब आई हुई है, यहाँ जॉब आई हुई है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल क्या होगा, आपकी अपने कैडर के लोग, आपके अपने फ्रेंड्स, आपका अपना सर्कल आपको बताता है अगर, ठीक है, तो वो आपका इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, आपको न्यूज़पेपर से पता चल जाता है, किसी एजेंसी के थ्रू पता चल जाता है, टीवी टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइज हुई है वो आपने सुन लिया है, ठीक है। या कहीं पे भी यूनिवर्सिटीज में अक्सर ना जॉब फेयर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोगों को डिफरेंट जगहों से जॉब फेयर से भी पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब आई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनल सोर्सेज, देखें कौन कौन से होते हैं। जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग। जो जॉब पोस्टिंग क्या होती है, यानी कि जहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपको पता चला और आपने आगे से किसी को बता दिया, अपने जानने वालों को। बिडिंग भी यही कहते हैं, बिडिंग कहते हैं जैसे बिडिंग आप ये कह लें अनाउंसमेंट करना, लाइक ये यूजुअली बिडिंग का जो वर्ड है ये ज़्यादातर टेंडर्स में यूज़ होता है। जो हम टेंडर्स करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ डिफरेंट टेंडर्स होते हैं, जैसे फर्नीचर का टेंडर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टेंडर होता है, स्टेशनरी का टेंडर होता है। डिफरेंट कंपनीज बैठी होती हैं और वो अपना अपना रेट बोलती हैं। ऑक्शंस शायद आपने नाम कभी सुना हो। ऑक्शंस में ये लोग बैठते हैं और ऑक्शन वाइज जो है वो रेट फेंकते हैं ये मार्केट के अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। अब एक बंदे को ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहाँ वाली सीट वेकेंट है, जिस जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस जगह से अंदर का कोई बंदा बता देता है, या प्रमोट होके कोई नेक्स्ट पे जाता है तो नीचे वाली सीट पे बैठने के लिए कोई बंदा अगर अवेलेबल हो तो भी हमें पता चल जाता है। एम्प्लॉय रेफरल्स, ठीक है, फिर एम्प्लॉय के अपने रेफरेंस होते हैं, रेफरल्स होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। फिर रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉय एंड एप्लीकेशन, ठीक है, फिर आप रिक्रूटिंग करते हो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एंड एप्लीकेंट्स को। उसके बाद इंटरनल रिक्रूटिंग डेटाबेस और इंटरनली रिक्रूटिंग डेटाबेस आ जाता है आपके पास। इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखें क्या है। एडवांटेजेस में कहता है मोरल ऑफ प्रोमोटी, ठीक है। प्रमोटी कौन होता है, जिसे प्रमोट किया जा रहा होता है, मतलब उसका मोरल प्रमोट हो जाता है। बेटर असेसमेंट ऑफ द एबिलिटीज, उसको अपनी एबिलिटीज को असेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लोअर कॉस्ट फॉर सम जॉब, ठीक है, हमें इतना ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। अखबार में इश्तिहार लगाना भी अच्छा खासा एक एक्सपेंसिव काम है, ठीक है। सो मोटिवेटर फॉर द गुड परफॉर्मेंस, आप मोटिवेट करते हो अच्छी परफॉर्मेंस देने वालों को। कॉजेज ए सक्सेशन, ठीक है, ऑफ प्रमोशन, और उस प्रमोशन की सक्सेशन पे जो बंदा हायर होता है उसका भी फायदा हो जाता है। हैव टू हायर ओनली एट एंट्री लेवल, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो हायरिंग करनी पड़ती है एंट्री लेवल के ऊपर, यानी कि बंदा आपके अपने इंटरनल सोर्स में मौजूद होता है। डिसएडवांटेज क्या है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग से मुराद क्या है कि मतलब एक ही तरह के लोग, एक ही सोच के लोग जो हैं वो आगे से आगे मूव कर रहे हैं एक ही माहौल के अंदर रहते हुए। मिसाल के तौर पे शालामार के अंदर से ही मैं अगर किसी और को आगे लेके आती हूँ तो वो इस सिस्टम को ऑलरेडी देख चुका हुआ है कि किस टाइम पे कैसे बिहेव करना है। एक इनडिफरेंट चीज़ नहीं आएगी, एक इनडिफरेंट एक्सटर्नल पूल से जो बंदा आएगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम शायद मॉडिफाई करके रह सकता है, ठीक है, हो सकता है ना भी रहे, लेकिन अंदर का बंदा जो होता है वो सारा कुछ बंदे को ऑलरेडी पता होता है सब कुछ। सो पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम्स ऑफ दोज नॉट प्रमोटेड, ठीक है, और जिनको फिर नीचे वालों को नहीं किया जाता उनके अंदर एक ग्रज रह जाता है कि मतलब हम भी अगर एक ही लेवल पे थे तो इसको कर दिया गया तो हमें क्यों नहीं किया गया, माइट भी इसके पीछे कोई सिफारिश है, कोई बात है जो इसको कर दिया गया है। सो इस किस्म के ग्रजेस और कन्फ्लिक्ट्स रेज होना शुरू हो जाते हैं। पॉलिटिकल इनफाइटिंग स्टार्ट हो जाती है फॉर प्रमोशन, ठीक है, और आपस में ही एम्प्लॉय जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा और ये वो स्टार्ट कर देते हैं कि हमें प्रमोशन हमें मिली है तो फलाने को नहीं मिली, फलाने को मिली है तो फलाने को नहीं मिली, हमारा भी इतना टेन्योर था, हमारे भी इतनी क्वालिफिकेशन थी, या थिंग्स लाइक दैट। नीड फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो है वो फिर ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल स्कूल में आ जाता है आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे डिफरेंट जो जॉब पूल्स होते हैं, लेबर यूनियन, हर जगह पे जो भी आपकी लेबर होती है उसकी एक यूनियन बनी होती है। यूनियन में डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग बाहर जाके जो है वो लोगों को बताते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है। फिर आपके टीवी, रेडियो, या जो भी आजकल व्हाट्सएप जो भी मीडिया सोर्स है वो है। और फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो कि इंडिविजुअली अपनी अपनी जॉब जो है वो एडवर्टाइज करती हैं, जैसे शालामार अपनी करता है, फातिमा मुरील अपनी करता है, ठीक है।
आगे आ जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेजेस, न्यू ब्लड ब्रिंग्स न्यू पर्सपेक्टिव, वही बात आगे कि नया बंदा नई चीज लेके आएगा, ठीक है। चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग, ठीक है। और ट्रेनिंग से मुराद यहाँ पे क्या है, चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग कि मतलब आपको उन लोगों को क्या है, ट्रेनिंग उनकी जो है वो चीपर होती है और जल्दी हो जाती है। न्यू न्यू बंदे हैं ना, प्रोफेशनल्स को आप लेंगे, आप किसी लल्लू पंजू को तो नहीं लेंगे ना जो कि अभी इन वॉइस स्टेज के ऊपर है। नो ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन कंपनी, और किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, नए बंदे होंगे, नए लोग होंगे, ठीक है। आमिर फ्री होके ये ला देना मुझे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मे ब्रिंग ए न्यू इंडस्ट्री इनसाइड, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन एक नए बंदों की पूल को सामने लेके आती है। डिसएडवांटेजेस में मे नॉट सिलेक्ट समवन हु विल फिट द जॉब, और आप उसको शुरू से ही नहीं करते हो सिलेक्ट जो इस काबिल नहीं होता। इंटरनली तो चलो आप फिर भी कहते हो कि फलाने की बहन है, फलाने का भाई है, उसकी कज़न है, या वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, उसके बिहाफ पे रख लें। इसमें तो आप एक्सटर्नली तो आप वैसे से किक आउट कर देते हो अगर वो पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरा, अगर अननोन है। मे कॉज मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल, ठीक है। और वो नए आने वालों के लिए भी हो सकता है कि वो मोरल प्रॉब्लम, उन आपस में उनके लड़ाई झगड़े करवा दे, क्योंकि आई डोंट नो कि वो किस मेंटालिटी के साथ आ रहा है। कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड, इसमें कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद आप उनको हायर कर लेते हो। लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन टाइम, और उनको नया बंदा है ऑब्वियसली, उनको जो है वो एडजस्टमेंट के लिए टाइम मिलता है। कोई भी बंदा किसी भी जगह पे नया जाए तो उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम मिलता है, टाइम चाहिए होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट मेथड्स में आपके पास जॉब बोर्ड्स हैं और एम्प्लॉयर वेबसाइट्स हैं, जैसे ये मॉन्स्टर वेबसाइट है, इंक्सपो है, कैरियर बिल्डर है, लाइफ है, याहू है, मैन पावर है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये इंटरनल आपकी जॉब बोर्ड्स या एम्प्लॉयर वेबसाइट्स हैं, जहाँ से आप चीज़ों को देखते हो और उस पे आप अप्लाई करते हो। इंटरनल रिक्रूटमेंट मेथड्स में एडवांटेजेस देखें कि कॉस्ट हमारी सेव हो जाती है, हमें एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, अखबार में नहीं देना पड़ता, पैसे नहीं लगाने पड़ते, टाइम सेव हो जाता है। किसी का बहन भाई जो भी किसी और यूनिट में कर रहा है, हम उसको आगे ले आते हैं। एक्सपैंड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। और काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि अपने ही हॉस्पिटल या अपने इदारे के लोग, बहन भाई जो भी करीबी हैं, फ्रेंड्स, उनको सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये क्या होता है कि हम टाइम और मनी और एनर्जी बचाते हुए हम सम टाइम अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को भी ले लेते हैं इंटरनली, कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कर रहा है। एडिशनल वर्क फॉर एचआर स्टाफ मेंबर्स को जो है वो करना पड़ता है इस वजह से। मैनी एप्लीकेंट्स आर नॉट सीरियसली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, कुछ सीरियसली लेना ही नहीं चाह रहे होते, लेकिन बस उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बस उन्होंने कर लिया। लेकिन वाकई जिसको बहुत धक्के खा के कहते हैं ना मिली हो, तो वो वाकई उसकी कदर भी करता है। उसके बाद एक्सेस लिमिटेड और अनअवेलेबल टू सम एप्लीकेंट्स, और हर बंदे को नहीं होती, सिर्फ इंटरनली होती है। आगे हम जो ये आपकी इसकी जो एवेल्यूएशन है रिक्रूटमेंट की, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई मसला है तो मेरे से पूछ सकता है, आज के लेक्चर में कोई इशू है तो प्लीज़ यू कैन आस्क, और अटेंडेंस भी दे दें और मुझे बताएं कि कोई इशू तो नहीं है।
Okay, see you next class, inshallah. Thank you very much to all of you. Wish you best of luck. बस हो गया।